हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। आज के इस सेशन में मैं आपको उत्तराखंड मेंस, जो उत्तराखंड पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, एक अच्छा उत्तर लेखन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि मेंस केवल कुछ ही दिन दूर है, 20 दिन लगभग दूर है। 23 फरवरी से उत्तराखंड पीसीएस का मेंस होना है। तो इस वक्त हमारी जो तैयारी होगी वो ऑलमोस्ट सब लगभग हमारी पूरी हो चुकी होगी। हम अभी केवल अब क्या करेंगे, रिवीजन स्टेज में होंगे। तो लेकिन अगर हम इस वक्त ये सीखेंगे हमें अच्छा आंसर राइटिंग कैसे करी जा सकती है, एक अच्छा उत्तर क्या होता है, तो हमारी उसी नॉलेज में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक लिमिटेड नॉलेज में जो भी हमें नॉलेज है, उसमें अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को एड्रेस करें, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। तो ये आर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैं आज इस सेशन में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी उसी नॉलेज में कुछ अपने और अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग जिस तरीके से हम करते हैं, जो हम आंसर लिखते हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एग्जामिनर हमें नहीं जानता, उसको ये भी नहीं पता कि हमें कितनी नॉलेज है या कि हमने कितना पढ़ रखा है, कितनी हमने तैयारी करी है। वो हमें किसी हमारे अगर जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आंसर से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें, उनकी डिमांड पूरी करें और किस तरीके से ज्यादा मार्क्स ला पाएं हर क्वेश्चन में। देखिए, हर क्वेश्चन में अगर आप एक एक मार्क भी इंप्रूव कर लेंगे, तो आपके रिजल्ट में कम से कम 100 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। अगर सारे पेपर्स को देखें, सातों पेपर को, तो अगर एक एक नंबर भी हर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वाले वीडियो में कोशिश करेंगे ये समझने की कि किस तरीके से हम अच्छे आंसर लिख के अपने मार्क्स को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक देखा होगा, तो 2 मार्कर आते हैं जो कि 20 शब्दों के होते हैं। फिर 5 मार्कर आते हैं जो हमें 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 8 मार्कर 125 वर्ड्स में लिखने होते हैं और 60 मार्कर 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो हमें 20 शब्दों में लिखने हैं। 5 जो हमारे नंबर का क्वेश्चन है उसे 50 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर के क्वेश्चन को 125 शब्दों में लिखना है और 16 नंबर के क्वेश्चन को 250 शब्दों में लिखना है। आप यदि देखें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये अधिकतम शब्द सीमा है, मतलब आप इससे कम में तो कर सकते हैं लेकिन उससे ऊपर ना जाएं। अगर चले जाएंगे तो मार्क्स कटते नहीं है, लेकिन आपका अपना समय खराब होगा और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है कि जो वर्ड लिमिट है इसे फॉलो करना है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये इंडिकेटिव है, मतलब आपको अपने क्वेश्चन की डिमांड पूरी करनी है। अगर जितने भी शब्दों में आप कर पाए उसे करें। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है उत्तराखंड पीसीएस में, क्योंकि जो हमारी आंसर शीट होती है उसी में क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, तो स्पेस पहले से ही होता है कि इससे ज्यादा आप स्पेस कवर नहीं कर सकते। तो हम क्या है, हमें ऑलरेडी वो स्पेस दे रखा है, उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो हम वैसे ही क्या कर सकते हैं, उस आंसर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमें वर्ड लिमिट जो हमें दे रखी है, चाहे 20 शब्दों का, 50 शब्दों का, 125 शब्दों का, इसको हमें क्या करना है, पूरी तरीके से क्या करना है, फॉलो करना है। इसको कहीं पर भी हमें वायलेट नहीं करना है। और वो इसलिए क्योंकि हमारा अपना पेपर छूट जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। अब एक हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखे जाएं कि पैराग्राफ वाइज आंसर लिखे जाएं। देखिए, इसमें मैं अपना पर्सनली बताऊं तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो आंसर कैसे लिखता है, उसने कैसे प्रैक्टिस करी है। मैं पर्सनली फॉलो करता था पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब आपके पास बड़े क्वेश्चंस हो, जहां पे 50 नंबर का, 60 नंबर का ऐसे क्वेश्चंस हो, तब तो आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखने में कुछ फायदे होते हैं कि एक तो पॉइंट का रिपीटेशन नहीं होता, दूसरा छोटे छोटे पॉइंट्स में आप बहुत कंटेंट डाल पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक पैराग्राफ में अगर हम एक कंटेंट डालते हैं, तो वो क्या होता है कि उस बहुत लंबा खिंच जाता है वो पैराग्राफ, और इसकी वजह से हमारी वर्ड लिमिट क्रॉस होने की हो जाती है और हम अपना कंटेंट पूरा नहीं डाल सकते। पॉइंट वाइज में ऐसा होता है कि एक तो आप कंटेंट को रिपीट नहीं करोगे, एक पॉइंट आपने लिख दिया, अगला पॉइंट नेक्स्ट होगा, तो एक तो हम कंटेंट को रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा हम कम से कम मतलब स्पेस में, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डाल पाएंगे। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करता था पॉइंट वाइज। अगर एग्जामिनर खुद ही पूछ रहा है कि नहीं आप इसको एस्से की फॉर्म में लिखिए, निबंध की फॉर्म में लिखिए या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसे पॉइंट वाइज में ही प्रेफर करें, ताकि आप कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा आंसर लिख पाएं। और दूसरा, एक कम से कम समय में भी हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को एग्जाम में लिख पाएं।
हालांकि अभी हम आगे देखिए कि मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा मैप्स का, डायग्राम्स का, टेबल का, ग्राफ का और जो जो टाइप की आपकी क्रिएटिव चीजें हैं उनको आप क्या करिए एग्जाम में यूज कीजिए। आंसर राइटिंग में जितने ज्यादा आप मैप्स का, डायग्राम का, टेबल का, ग्राफ का, वेन डायग्राम और जितनी चीजें आपने सीखी आज तक उसका यूज करेंगे, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि ये अप्रोप्रिएट जगह पे हो। मतलब देखिए, कभी भी क्वेश्चन के लास्ट में, शुरुआत में आप मैप डायग्राम नहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं बीच में डालेंगे। जनरली आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद डालने की कोशिश करते हैं, या फिर बॉडी में भी कहीं पर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वहां पे डालते हैं, लेकिन शुरुआत में और अंत में कभी नहीं डालेंगे। एक चीज ये है। दूसरा ये है कि जो चीज आप इन चीजों में लिख देंगे, सपोज जो चीज आपने मैप में लिख दी, डायग्राम में लिखी या टेबल में ग्राफ में दिखा दी, उसको आप रिपीट ना करें आंसर में, क्योंकि एग्जामिनर उसको देख के समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम उसी चीज को लिख रहे हैं और उसी चीज का मैप बना रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। जो चीज हम ऑलरेडी डायग्राम में दिखा रहे हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, उसको दिखा दिया। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमारे आंसर्स में ज्यादा से ज्यादा मैप्स का, डायग्राम्स का, टेबल्स का, ग्राफ्स का, वेन डायग्राम्स का, अलग अलग टाइप की चीजों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा समाहित हो हमारी, इसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में मीटिंग द रिक्वायरमेंट। देखिए, हर क्वेश्चन की एक डिमांड होती है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक्चुअल में वो पूछना क्या चाह रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को समझें। उसके हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट हो, एक से ज्यादा उसके कंपोनेंट हो, तो हम एक एक कंपोनेंट को समझें। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ें। उत्तराखंड पीसीएस में यूपीएससी की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मतलब ना उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में ऐसा होता है कि 3 3 4 4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं और वो भी बहुत टिपिकल टाइप के होते हैं, लेकिन पीसीएस में ऐसा नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कई बार वन लाइनर होते हैं, टू लाइनर होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आप उसे अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या वो पूछना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, कवर ऑल पार्ट्स, मतलब आपको क्वेश्चन का हर पार्ट को कवर करना है और रेशियो डिसाइड करना भी जरूरी है। कई बार क्या होगा, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चीज पूछी होंगी, तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि 50-50 रेशियो दें या एक को 40-60, 30-70। तो ये भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि उसको कितने कितने रेशियो में हमने उसको लिखना है। तो लेकिन इतना जरूरी है कि आप क्वेश्चन की पूरी डिमांड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले जो हमारे 16 मार्कर हैं, मतलब जो 250 वर्ड के क्वेश्चन है, उन्हें पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद फिर 125 वर्ड के, फिर 50 वर्ड के और लास्ट में 20 वर्ड के। मेरा, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, मैंने 2012 में क्या किया था, 20 वर्ड्स पहले किए थे, फिर 50 वर्ड्स किए थे, फिर 120, मतलब शुरू से लास्ट की तरफ गया था। और 2000 बाद जो दूसरा वाला था जिसमें कि मेरी फर्स्ट रैंक आई, उसमें मैंने पहले बड़े क्वेश्चंस को किया, फिर छोटे क्वेश्चंस को किया। उससे ये फायदा होता है, क्योंकि देखिए, जो बड़े क्वेश्चंस है ना, उसमें अगर आपका कोई छूट जाए या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपके मार्क्स में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर 16 में से आपको 12 मिलने होंगे या 14 मिलने होंगे तो 10 मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन में दो दो नंबर का। और 20 वर्ड्स में आप कुछ भी लिख के आओगे और सही लिखा है तो, अगर एक शब्द भी लिखा है तो नंबर मिल जाता है, एक लाइन में भी दो में से दो नंबर मिल जाएंगे। और यदि काटेंगे भी तो आधा नंबर काटेंगे, जैसा था एक नंबर काटेंगे। या क्वेश्चन ही छूट जाएगा तो पूरा 2 नंबर छूट जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आप स्टार्ट कीजिए 16 मार्कर से, मतलब 250 वर्ड से, फिर 125 वर्ड्स वाले, फिर 50 वर्ड्स वाले, और लास्ट में 20 वर्ड्स वालों को कवर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? देखिए, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कहीं टाइम मैनेजमेंट में वो किया तो जरूर क्या था, हमारा पेपर छूट जाता है। तो देखिए, अगर आप देखें तो हमारा इसमें एक चीज आप देखें, देखिए हमारे टोटल कितने हमारे पास 3 घंटे हैं, मतलब हमारे पास कितने 180 मिनट्स हमारे पास हैं। 180 मिनट्स है और हमारा क्वेश्चन पेपर है 200 मिनट्स का, मतलब 200 मार्क्स का। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 0.9, एक नंबर के लिए हमें 0.9 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 0.9 मिनट्स मिल रहे हैं। इसी हिसाब से आपको क्या करना है कि इसको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से हर एक नंबर के लिए 0.9। तो ये मैंने देखिए आपका बनाया कि जो 16 मार्कर है वो आपका 14 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, 8 मार्कर आपका 7 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, 5 मार्कर 4 मिनट में और 2 मार्कर 1.5 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए।
ये मैंने रेशियो बनाया, अगर आप देखेंगे तो इसको करके हमारे पास लगभग लास्ट में 10 मिनट बचते हैं। फिर 10 मिनट मैंने इसलिए बचाए हैं क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास एग्जाम में वो आते हैं, बीच में कोई फॉर्म भरवाने है, कहीं पे कुछ करवाना है, या फिर कई बार आपको वॉशरूम जाना है, तो आपको ये 10 मिनट्स का तो गैप आपको क्या करना है, बचना चाहिए। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि जो 16 मार्कर है, एक क्वेश्चन के लिए 14 मिनट हम लगाएं। 8 मार्क के लिए 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें 7 मिनट, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4 मिनट, और 2 नंबर वाले में 1.5 मिनट। ये एक हमारे पास टाइम का टाइम है कि हमें किस तरीके से इसको करना है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट को। ये मैंने आपको एक बताने की कोशिश करी थी कि हम किस तरीके से करेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा एक जो मेरा आंसर शीट है जो मैंने आरटीआई से निकाली थी, और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि कई जगह मैंने जो गलतियां करी हैं उन्हें भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक पेपर को लेता हूँ जो मैंने आरटीआई से निकाला था, मेरा जो एक्चुअल मार्क्स जो शीट थी उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको कवर क्या किया है कि उत्तराखंड पीसीएस 2016 का अपना जो मेरा ज्योग्राफी का जो एग्जाम में आंसर शीट थी वो मैंने ली है। ये मैंने आरटीआई के थ्रू निकाली है और इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें आंसर राइटिंग एग्जाम में करनी होती है। देखिए सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम 250 वर्ड्स वाले जो 16 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपको उसी तरीके से समझाने की भी कोशिश करूंगा। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों का वितरण प्रतिरूप समझाइए, क्या यह औद्योगिक क्षेत्रीकरण का आधार प्रदान करता है? एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डज इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन? आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो अभी देखिए इसमें इसने क्या क्या किया है, उद्योगों का वितरण प्रतिरूप मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एक तो हमारा ये पार्ट है, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये हमारा क्या था, पहला पार्ट था। दूसरा क्या है, क्या यह औद्योगिक क्षेत्रीकरण का आदान प्रदान करता है? डज इट प्रोवाइड बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल रिजनलाइजेशन? तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, क्या ये औद्योगिक क्षेत्रीकरण मतलब इंडस्ट्रियल रिजनलाइजेशन को क्या ये करता है? ये हमारे देखिए, ये हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, क्या है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडस्ट्रीज का और दूसरा इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन। और हमने ये भी समझने की जरूरत है कि देखिए क्योंकि दोनों ही बड़े क्वेश्चन, दोनों ही बड़े पार्ट हैं, तो इसमें हमने 50-50 इसको दे सकते हैं कि इसका 50-50 रेशियो में इस आंसर को लिखना है। तो हमें स्टार्ट कैसे करेंगे, हम करेंगे एक इंट्रोडक्शन से कि हम सिंपली समझने की इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि लोकलाइजेशन भी पूछ रहा है, तो देखिए क्या, इंडस्ट्रीज आर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दे आर ग्रोथ इंजन ऑफ अ कंट्री। खत्म, मतलब सिंपल सा आपको एक मतलब क्वेश्चन की शुरुआत करने किसी तरीके से। दूसरा उसने पूछा है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रतिरूप कैसे होगा, वितरण कैसे होगा उसका पूरे देश में। तो उसको क्या होगा, फैक्टर्स होंगे कुछ जिसके आधार पे होगा। तो क्या लिखा, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया ना, इसको वेरियस फैक्टर्स लिख के फैक्टर्स को डायग्राम में दिखा दिया। यहाँ पर मैंने ना तो पॉइंट वाइज लिखा कि इन फैक्टर्स की वजह से इन ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करती है, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू से समझा दिया, जो कि देखिए क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या है, ट्रेड, देखिए रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, जैसे उत्तराखंड में सिडकुल बना रखे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही क्या होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। ऐसी मार्केट है, फिर देखिए लेबर है, हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस, ऐतिहासिक रूप से जैसे हमारा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद झारखंड, गुजरात है, ये सब क्या है, ऐतिहासिक रूप से डेवलप्ड है। तो इसको मैंने क्या किया, एक ये चीज में पैराग्राफ में लिख सकता था, पॉइंट्स में लिख सकता था, लेकिन मैंने उसे शुरू में ही एक डायग्राम बना के दिखा दिया कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट होता है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए आप, फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब ये जो ऊपर आधार है, ये जो फैक्टर्स हैं, इनके आधार पे कैसे कैसे इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है। तो देखिए मैंने एक एक करके लिखा, ये देखिए कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज पे है, बेसिस वही रहेगा। फिर देखिए बहुत छोटा छोटा चार चार लाइन है, जूट टेक्सटाइल, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल के बाद जूट टेक्सटाइल हो गया। फिर देखिए वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ये आपका थर्ड है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए आयरन एंड स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये भी कर दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आ गया, तो उसके बाद शुगर इंडस्ट्री। तो इसमें मैंने क्या किया, आप देखिए कि पूरी तरीके से एक एक इंडस्ट्री को लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया में समझा दिया। अब उसका जो दूसरा पार्ट था वो देखिए क्या था, इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन का। वो कहता है कि क्या ये जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इंडिया में इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रीजन्स को भी बताता है।
तो मैंने लिखा है कि देखो ऊपर से इसे लिंक कर दिया, क्या लिखा, अबव डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पे यदि हम देखें तो हमारे देश में कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो मैंने लिख दिया। देखिए ईस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन या बेल्ट कुछ भी कहिए, और इसको मैंने यहाँ देखिए मैप में एक करके दिखा दिया, ये वाला जो पार्ट था ये मैंने दिखा दिया कि ये क्या है, एक हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई। दूसरी देखिए ये मैप बनाना ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैप बनाया। दूसरा देखिए मुंबई अहमदाबाद इंडस्ट्रियल रीजन, तो उसको हमने यहाँ पे ये दिखा दिया, 2 नंबर यहाँ है तो 2 नंबर यहाँ लिख दिया हमने कि मुंबई अहमदाबाद इंडस्ट्रियल रीजन। थर्ड दिल्ली कानपुर इंडस्ट्रियल रीजन। फोर्थ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट, वेस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन चीजों को इंडस्ट्रियल रीजन भी दिखा दिए। इस क्वेश्चन में जो है मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले थे, आई थिंक 16 में से 13 या 14 मार्क्स मिले थे। तो ये एक हमने दिखाया है कैसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें हमने देखिए पॉइंट वाइज भी लिखा है और फिगर डायग्राम जो बनाना था वो भी बनाया है। तो अब देखिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या है हमारा, ये देखिए रबड़ के बाग दक्षिण भारत मुख्यतः केरल और तमिलनाडु तक ही क्यों सीमित है। सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन है, रबड़ के जो बाग हैं वो केवल मुख्यतः केरल और तमिलनाडु में ही क्यों सीमित है। Why does the rubber plantation are confined to South India, especially Kerala and Tamil Nadu? अब देखिए वहीं से हमने शुरू किया, रबर प्लांटेशन आर मेनली कन्फाइंड टू स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, और एक साउथ इंडिया का रफ मैप बना के उसमें ये एरियाज दिखा दिए जहां पे क्या है वो रबर और वो क्या मिल रहा है तमिलनाडु और केरल में, ये मैंने अब दिखा दिया। द मेन रीजन फॉर दिस आर फॉलो, सिंपल उसने क्योंकि टू द पॉइंट पूछा है कि कारण क्या है, क्यों है वहां पर, तो हमने सीधे देखिए रीजंस में आ गए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, देखिए ऐसे करके रिपीट नहीं होता, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 पॉइंट का हमने आंसर उसको दे दिया कि भाई इस वजह से क्या है, रबर की जो इंडस्ट्री है वो क्या है, तमिलनाडु या केरल। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करने के लिए नहीं था, कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। हमें कारण पता होना चाहिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो तो आपने पढ़ा होगा, क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं, जो वहाँ पे वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत क्या है, रॉ मटेरियल की बात है, ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 250 वर्ड्स का, देखिए ये है, ये किसी स्थान की वनस्पति वहां की जलवायु की सूचक होती है। वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। वैसे कोपेन ने बोला था ये, लेकिन चलिए ठीक है, इसको एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको हमें क्या करें, इसकी विवेचना कीजिए, मतलब डिस्कस कीजिए, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या करें, किसी स्थान की वनस्पति वहां की जलवायु की सूचक होती है। वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, सिंपल सी बात है, कहना चाह रहा है कि अगर आप कहीं की वेजिटेशन को देखते हैं तो उससे वहां का क्लाइमेट आप पता कर सकते हैं। ये चीज हमें समझनी है क्वेश्चन में। अब इसी के आधार पे हमें देखो, इससे हमें क्या समझ में आता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वेजिटेशन और क्लाइमेट क्या है, दोनों हमेशा इंटरलिंक्ड है। तो हमें क्या करना है, वेजिटेशन से क्लाइमेट को लिंक कर देना है। वेजिटेशन से क्लाइमेट को किस तरीके से वहां की वेजिटेशन दिखाएगी कि क्लाइमेट कैसा है वहां का। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, बहुत कितने लाइनों का है, देखिए केवल 3 लाइनों का। वेजिटेशन एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, लिखा कि वेजिटेशन क्या होती है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, किसी एक फैक्टर पर डिपेंड होती है, बट क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही क्वेश्चन की डिमांड है। हमने क्या लिखा कि वेजिटेशन कई चीजों पे, वहां की जो वनस्पति है किसी स्थान की, वो कई चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए हमने क्या दिखा दिया, क्यों फैक्टर है, देखिए हमने लिखा कि मॉइस्चर और सनलाइट, नमी और सूर्य की जो रोशनी है, वो दो चीजें क्या होती हैं वेजिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और दोनों ही क्या है, बोथ दीज इनपुट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इसलिए ये दोनों क्या है, क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं। तो यहां से इस पूरे पोर्शन से एग्जामिनर को क्लियर हो गया कि हमें नॉलेज है इस चीज की कि क्यों क्लाइमेट वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है, या क्यों वेजिटेशन कहीं पर क्लाइमेट की इंडेक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि मॉइस्चर और सनलाइट होती है, और दोनों ही क्या है, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट चीजें। तो क्योंकि अब देखिए हमने क्या किया, ऊपर हमने इसे फिर क्या किया, विवेचना करनी है, डिस्कस करना है, हमने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। अब हमने इसको देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, उसके बाद देखिए 3, 4, इसमें मैंने देखिए सारी वेजिटेशंस को एक एक करके ले लिया। देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, उसके बाद आप देखिए सवाना वेजिटेशन कैसे वहां के क्लाइमेट को इम्पैक्ट दिखाती है, फिर कहीं की डेजर्ट वेजिटेशन वहां पर किस तरह की वहां के इम्पैक्ट को दिखाती है वेजिटेशन के। देखिए कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, वहां पर कैसी वेजिटेशन, फिर देखिए मेडिटेरियन रीजन में क्या जो हमारी वो होती है। उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप
कैसे वहां के उसको, फिर अल्पाइन वेजिटेशन कैसे वहां के क्लाइमेट को दिखाती है। उसके बाद इसके बाद हमने देखे सारे के सारे क्या कर दिए हमने फैक्टर्स को ले लिया, हमने 10 पॉइंट्स इसमें लिखे, 10 पॉइंट लिखे, तो ये लगभग लगभग क्वेश्चन की डिमांड को क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। तो इसमें भी ठीक मार्क्स मिले थे मेरे ख्याल से, 16 में से 12 नंबर इसमें मिले थे इस क्वेश्चन में भी। तो ये हमारा क्या है, एक टॉपिक था। अब देखिए हम एक और, ये तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विश्व में नगरीकरण पर भौगोलिक लेख लिखिए, राइट एन ज्योग्राफिकल ऐसे ऑन अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए ना, यहाँ पर ये खुद ही कह रहा है कि ऐसे लिखिए, एक लेख लिखिए, तो ऐसे तो आपका पॉइंट वाइज हो नहीं सकता। जब क्वेश्चन की डिमांड ही कह रही है कि आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, एक ऐसे की फॉर्म में लिखें, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, विश्व में नगरीकरण पर भौगोलिक लेख लिखिए। तो इसमें हमने क्या करना है, पूरा एक लेख लिखना है। इसमें आप क्वेश्चन डायग्राम इन सबको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसे ऐसे की फॉर्म में लिखना है। इससे हम इसे क्या करेंगे, ये मैंने पूरे वर्ल्ड का इसको लिखा है, देखिए टोक्यो, ओसाका, नागा, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ वेस्ट एशिया में, क्योंकि वो विश्व में पूछ रहा है तो हम हर कॉन्टिनेंट का इसमें जरूर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक इसमें पूरा पैराग्राफ फॉर्म में से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही वो है। अब आइए देखिए एक और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये कहता है कि शक्ति संसाधन के रूप में कोयला, जल विद्युत एवं पेट्रोलियम का तुलनात्मक महत्व समझाइए और जल विद्युत शक्ति के बढ़ते महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिस्कस इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमें तुलनात्मक महत्व, मतलब हमारा जो कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस है किसका, कोल का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का और पेट्रोलियम का, किसका, कोयले का, जल विद्युत का, पेट्रोलियम का जो तुलनात्मक महत्व है, एक तो हमें वो बताना है, और दूसरा ये कह रहा है कि जो जल विद्युत शक्ति के बढ़ते महत्व की विवेचना भी करनी है, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इसके इस क्वेश्चन के भी क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है उनका तुलनात्मक महत्व, मतलब कंपैरेटिव जो इसका इंपॉर्टेंस को एनालाइज करना है, और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत शक्ति का क्यों बढ़ता महत्व है उसको हमें बताना है। तो फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे क्या 3 लाइनों का क्या है, 2.5 लाइन का बेसिकली इंट्रोडक्शन है। उसके बाद चूंकि देखिए कह रहा है तुलनात्मक महत्व करना है, मतलब कंपैरेटिव करना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टेबुलर फॉर्म में कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया, यहाँ पे मैंने कोयला, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, तीनों को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग पैरामीटर्स में क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी, कहाँ मिलते हैं, दूसरा उनकी लोकेशन, किस लोकेशन पे मिलते हैं, तीसरा सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबिलिटी टॉपिक ले लिया, चौथा कॉस्ट ले लिया, पांचवा मैंने लिया कैलोरीफिक वैल्यू, फिर ट्रांसपोर्ट संबंधी, फिर उसके बाद देखिए क्या क्या है, डिपेंडेंस कितनी है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसका, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिस्क क्या क्या है उसमें। तो इतने सारे फैक्टर्स को मैंने क्या कर दिया, देखिए टेबुलर फॉर्म में उनको कंपेयर कर दिया, तो एक ही टेबल में क्या हो गया, तीनों तीनों क्या हो गई, कंपेयर हो गई यहाँ पर। तो ये हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखना होगा कि वहां पर हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं या क्या करते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है ये। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसे पॉइंट वाइज क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है आजकल, उसका क्यों सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, महत्व क्यों बढ़ रहा है उसका, ये डाला। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 पॉइंट्स डाल दिए कि क्यों इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों इसका महत्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये चीज हमें देखनी कैसे, क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उसको मीट करना बहुत जरूरी है हर टॉपिक, हर क्वेश्चन में। अब देखिए इसके बाद हम जाते हैं 250 वर्ड्स, 125 वर्ड जो हमारे होते हैं जो जिन क्वेश्चंस के, उस पे जाते हैं। ये देखिए क्या है, उत्तराखंड के सिडकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिडकुल पर लिखना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिडकुल ऑफ उत्तराखंड, शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसे आप चाहे तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखिए, चाहे तो आप उसमें लिख लीजिए। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि देखो सिडकुल क्या है, उसके बता दिया, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, क्यों बनाया गया, इसको मैंने देखिए 5 पॉइंट्स में डाल दिया। उसके बाद फंक्शन एंड वर्क कैसे वो काम करता है, ये डाल दिया इसमें। देखिए इसके फिर पॉइंट वाइज में 5, 6, 7 ऐसे पॉइंट डाले, और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं वो लास्ट में चैलेंजेस डाल दिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको देखिए इस क्वेश्चन को हमने पॉइंट वाइज एड्रेस करके पूरा सिडकुल का इसमें हमने डाल दिया कि कैसे कैसे सिडकुल होता है। देखिए इसमें 8 में से 6 नंबर मिले, तो मतलब ठीक ठाक मार्क्स है, 8 में से 6 नंबर ठीक मार्क्स है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम। अब देखिए इसके बाद एक ब्रीफ लिखा, क्या है वो,
इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखिए सीधे पॉइंट वाइज आ गया, पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 7 पॉइंट लिखे, और क्या क्या उसके नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, क्या क्या उसके चैलेंज है, सब कुछ लिखना है। केवल उसके सकारात्मक पक्षों पे ही हमें नहीं डालनी है, वो नकारात्मक भी जो चीजें हैं वो भी हमें इसमें लिखनी है। तो ये हमने इसमें 5 पॉइंट क्या लिख दिए उसके, नकारात्मक उसके लिख दिए, क्या उसकी नेगेटिविटी थी। तो ये भी देखिए 8 में से कितने नंबर मिले, 6 नंबर इसमें एग्जामिनर में दिए हैं। अल्टीमेटली हमें एक क्वेश्चन की ना डिमांड पूरी करनी होती है, हमें पूरी जो क्वेश्चन पूछा है उसका देना होता है आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भारत में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक पार्ट है, दूसरा भारत में इसके प्रभाव का डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। तो इसके भी क्या हमारे 2 पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, और दोनों ही क्या है, बराबर बराबर लगभग आप इसको समझिए, क्योंकि इसमें केवल क्या है बताना है, इसमें प्रभाव का वर्णन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 40% लेंगे, इसको हम 60% लेंगे, इससे हम करेंगे। तो पहले देखिए मैंने क्या किया, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझाया कि क्या है, ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है। अब उसके बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि वो कैसे विंटर में बनते हैं और कैसे आते हैं, और ये मैंने पूरा मैप बनाया, बहुत ही रफ टाइप का मैप है। देखिए ये मैंने मेडिटेरियन सी बनाया है, ये वेस्ट एशिया है, ये इंडिया है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इधर से इधर को आ रहे हैं। तो ये मैप में समझाया उसको, और ये देखिए हिमालय में आके टकरा रहे हैं। तो ये पूरा बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है और कैसे इंडिया में आते हैं, ये सब देखिए, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद इम्पैक्ट इन इंडिया, उसने पूछा कि भारत में क्या प्रभाव इसका पड़ता है, तो इसको भी हमें बताना क्या है, जरूरी है। तो इसके देखिए 5 पॉइंट लिख दिए कि इसमें ये भारत में इसका प्रभाव पड़ता है। आगे देखें तो ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर इसमें मिले हैं, किसमें से, 8 में से 6 नंबर एग्जामिनर ने दिए हैं। तो अच्छे नंबर है, इतने मार्क्स ठीक है, अच्छे मार्क्स है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए। लोहा इस्पात उद्योग की आवश्यक परिस्थितियां, लगभग लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो लॉन्ग टर्म में था। और संयुक्त राज्य अमेरिका से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल कहां से देने, यूएसए से देने। फिर से देखिए, एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आयरन ओर इंडस्ट्रीज, ये इसका एक पार्ट है, और एग्जाम्पल कहां से देने, यूएसए से देने, ये इसका दूसरा पार्ट है। हम इसको दोनों को एक ही में ले लेंगे, जैसे जैसे फैक्टर समझाएंगे वैसे वैसे यूएसए से एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए मैंने पहले आयरन एंड स्टील के बारे में बताया कि क्या है, इंडस्ट्री के बारे में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसके क्वेश्चन में आ गया, ये मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, और मैंने एग्जामिनर को ये बता दिया यहाँ पर कि मैं क्वेश्चन को समझ चुका हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर समझे कि आपको पता है कि आप क्या समझ रहे हो। फिर देखिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, फिर यूएसए में देखिए कैसे होता है, कोल एंड लाइमस्टोन की जरूरत होती है। तो इसको देखो फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको दिखा दिया कि अपलेशियन रीजन में, यूएसए का एग्जाम्पल दे दिया। ट्रांसपोर्ट की बात करी तो फिर देखो यूएसए में ट्रांसपोर्ट इसे कैसे सपोर्ट कर रहा है वो लिख दिया। मार्केट की बात करी तो फिर एग्जाम्पल दिया कि यूएसए में कैसे हो रहा है। तो लेबर की बात करी तो देखिए फिर से यहाँ यूएसए में कैसे लेबर से इम्पैक्ट करता है। वाटर इसके लिए चाहिए तो ये मिसिसिपी हडसन रिवर वहां पर है, ये लिख दिया। फिर कैपिटल की जरूरत है तो किस तरीके से यूएसए में इसके लिए कैपिटल भी मिली, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो फिर देखिए 8 में से 6 नंबर इसमें भी दिए हैं एग्जामिनर ने। तो ये हमारा क्या था, एक 125 वर्ड का क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा, अब आगे फिर से हमारा देखिए है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकारों का वर्णन करना है, सिंपल। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, क्या होते हैं रेनफॉल, क्या होती है ये लिख दिया, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रेनफॉल हमने डिसाइड बताया। और देखिए हर किसी में हमने डायग्राम भी बना के दिखाया, अलग अलग टाइप के हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल, उसके बाद देखिए ओरोजेनिक रेनफॉल में भी देखिए डायग्राम बना के दिखा दिया। फिर साइक्लोनिक रेनफॉल है तो साइक्लोन का डायग्राम बना के दिखा दिया। तो ये 3 टाइप के रेनफॉल समझाए और तीनों ही टाइप के वो किए। अब इसमें देखिए 8 में से कितने नंबर मिले हैं, 5 नंबर है, 1 नंबर कहीं कम हुआ है, लेकिन चलिए रीजनेबल मार्क्स है। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए। कमेंट ऑन अल नीनो इफेक्ट, बहुत कम स्पेस होता है, आपने क्या कर दिया, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, चाहे जनरली पैराग्राफ फॉर्म में लिखने चाहिए, छोटा है, लेकिन अगर कहीं पे पॉइंट वाइज का भी बनता है तो उसे बना देना चाहिए। तो ये देखिए 50 वर्ड्स हो गया। ऐसे देखिए वट आर सुनामी, फिर 50 वर्ड है, सुनामी को सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दीजिए, 2.5 नंबर मिले हैं। और सिर्फ सुनामी को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए स्पेस कम होता है तो आप अपने स्पेस को बचा के चलिएगा इसमें। इसी तरीके से देखिए क्या है, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री का देना है डिस्क्रिप्शन। तो ये कहीं, ये तो इंडिया नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो क्या उसके इनपुट्स होंगे, क्या होंगे। तो देखिए 5 में से 3 नंबर मिले इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के हुगली भूभाग में पटसन उद्योग की सघनता के क्या कारण है।
कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के हुगली एरिया में पटसन उद्योग क्यों है ज्यादा, इसको जूट इंडस्ट्री हुगली रीजन में क्यों है। अब इसको मुझे वहां पर लगा कि मुझे इसे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, तो देखिए मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिख दिए 5, और यहाँ कितने नंबर मिले 2.5। तो यदि आप एक चीज देखें तो पॉइंट वाइज लिखने में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये कारण थे, जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में एक एक लाइन में मैंने लिख दिया कि जिसके कारण हुगली रिवर बेसिन में क्या है हमारा, ये जो हमारा पटसन उद्योग मतलब जो जूट का उद्योग है वो क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस को देखिए अनाउंस किया। इसमें यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या भिन्न है, उनमें डिफरेंस पूछा। अब लॉन्ग आंसर होता तो हम इसे जरूर टेबुलर फॉर्म में ले लेते, लेकिन बहुत शॉर्ट आंसर है, इतना सा स्पेस है, तो हमने इसे क्या कर लिया, पॉइंट वाइज ले लिया। तो 5 में से 3 नंबर एग्जामिनर ने दिए। ऐसे ये देखिए व्हाट मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, अब भारत में राइस कल्टीवेशन के कौन कौन से मेथड हैं, मुझे 2 ही आते थे, ट्रांसप्लांटेशन और ब्रॉडकास्टिंग। तो मैंने 2 नंबर लिखे, तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो मैंने इतना नहीं लिखा, तो लेट इट बी। अब उसके बाद देखिए कृष्णापत्तनम पोर्ट के बारे में पूछा, व्हाट इज कृष्णापत्तनम। तो ये बस उसके एक करंट अफेयर्स में भी था थोड़ा सा उस समय कि ये क्या है, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप पोर्ट था। 3.5 नंबर इसमें दिए हैं एग्जामिनर ने। तो ये भी मैंने देखे बहुत छोटे, मतलब 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स भी पूरे नहीं लिखे आप अगर देखेंगे तो, लेकिन मार्क्स 3.5 नंबर मिल गए। तो ये फर्क पड़ जब होता है इससे। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जनजातीय अधिवासियों का वर्णन कीजिए। जनजाति अधिवासियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द ट्राइबल हैबिटेट्स ऑफ उत्तराखंड। अब ये मैंने क्वेश्चन की डिमांड को मैं समझा नहीं, वो बेसिकली ट्राइबल हैबिटेट पूछ रहा था। हालांकि किसी तरीके से मीट करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे इसके अधिवास बताने थे। तो हालांकि फिर भी ठीक है, देखिए देखिए थारूस के बारे में बताया, भोटियास के बारे में बताया, और इतने में मैंने अपना पूरा स्पेस खत्म कर दिया। अब जो बची हुई ट्राइब्स हैं उनके बारे में लिखने के लिए जगह ही नहीं बची, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप और स्पेस बना के दीजिए। फिर देखिए वन गुज्जर्स के लिए मैंने बहुत अच्छा नहीं लिख पाया, वन रज्जी का अच्छा नहीं लिख पाया, बोक्सास के बारे में, जॉन सर बावर एरिया के बारे में नहीं लिख पाया। तो इसलिए देखिए 5 में से 2 ही नंबर मिले। मैंने मेंशन सारे हैबिटेट कर दिए, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया, ऊपर वालों को ज्यादा स्पेस दे दिया। तो ये बैलेंस्ड आंसर नहीं है, बैलेंस नहीं लिख पाया इसको मैं, आंसर बैलेंस नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, इसमें मेरे मार्क्स कम हुए, 5 में से 2 ही नंबर मिले। देखिए अब नेक्स्ट देखिए वाटरशेड क्या होता है। देखिए इसमें वाटर केवल लिखा है डिफाइन वाटरशेड, कुछ करना ही नहीं, केवल वाटरशेड को डिफाइन करना था। ये देखिए केवल मुश्किल से 30 शब्द लिखे हैं इसमें वाटरशेड के बारे में, और एक डायग्राम बना दिया। तो इसमें देखिए 5 में से 3.5 नंबर मिल गए। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन की डिमांड बस मीट करनी है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एज पिरामिड, आयु पिरामिड क्या है। फिर देखिए एक इसको बस इसको डिफाइन किया, एज पिरामिड की डेफिनेशन लिखी, और उसका एक डायग्राम बना दिया कि ये हमारा एज पिरामिड ऐसा होता है। तो देखिए 5 में से इसमें भी 3 नंबर दे दिया एग्जामिनर ने। उसके बाद देखिए व्हाट इज रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन क्या होता है, इसके बारे में ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 20 वर्ड्स में आ गए हम, छोटा सा स्पेस दे रखा है इसमें, आपने जस्ट छोटे से में से एक्सप्लेन किया और एक डायग्राम बना दिया। फिर भी 2 में से 2 नहीं मिले, एक ही नंबर मिला। तो ये देखिए उसके बाद देखिए व्हाट इज अर्थक्वेक साइंस, भूकंप विज्ञान क्या है। इतनी सी जगह में आपको मुश्किल से छोटे से में लिख के दिखा देना है, 1.5 नंबर। इसमें लगभग 20 शब्द मैंने पूरे कवर किए हैं, कि 20 शब्दों में लिखा है इसको। ऐसे देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, 20 वर्ड्स, छोटे से में 20 शब्दों से ज्यादा मैंने लिखा है, 2 में से 1.5 नंबर मिल गए। बस लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। देखिए जेट स्ट्रीम्स आर अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अपर ट्रोपोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर इन टेम्परेट रीजन, hundreds of kilometer wide and long, they flow with huge speed। बस आपको डेफिनेशन उसकी लिखनी है, और उसमें वही उसने पूछा है केवल। फिर देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेलवे क्या है, इसके बारे में था। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे था, अगर छोटे से में इसको हमने समझा दिया इनको। ये देखो व्हाट इज व्हाइट कोल, अब मैंने इसको गलत सलत लिखा है तो 0 नंबर मिल गया इसमें। अब लेकिन ये था कि अटेम्प्ट करना था, नहीं भी आता था तो अटेम्प्ट करना था, मुझे आता नहीं था, मैंने अटेम्प्ट किया तो 0 मार्क्स मिले, पनिशमेंट मिली उसकी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी केवल क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। 20 शब्दों में भी 20 शब्दों से भी कम है। ऐसी देखिए डक्कन ट्रैप क्या है, इसकी भी आपको सिंपल 20 शब्दों में छोटा सा, डक्कन ट्रैप इज द सॉइल, कहाँ की सॉइल है, कहाँ मिलती है, कैसे बनती है, बस ये इसमें लिखना है। उसके बाद देखिए अमीन दीवी आइलैंड क्या है, केवल 10 शब्दों में आंसर हो गया इसका। देखिए 20 शब्द भी पूरे नहीं लिखने पड़े। मिसमी हिल्स, कमेंट ऑन मिसमी हिल्स, तो इसके बारे में 20 शब्दों में छोटा सा लिखना है। व्हाट डज वेस्टर्न कोस्ट लोलैंड, ये देखिए नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉजेस इन रेलवेज। तो देखिए 1 2 3 4 केवल छोटा सा लिखा। अब इसने इसको काट दिया क्योंकि शायद इसको पता नहीं था एग्जामिनर को, या फिर आंसर में मेंशन नहीं होगा जो उनको दी गई होगी। लेकिन स्टैंडर्ड गेज भी एक नया मेट्रो में आया था एक गेज, तो ये मैंने इसको लिख दिया था तो उसने उसे काट दिया।
फिर भी 2 में से 1.5 नंबर दे दिए, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रॉड गेज इतने मीटर, मीटर गेज इतना मीटर, नैरो गेज इतना मीटर, सिंपल आपको लिखना है इसमें। इसी की तरीके से देखिए मालवा, देखिए विच ड्रेनेज सिस्टम्स ड्रेन मालवा प्लेटू। अब देखिए कितना बेवकूफी भरा आंसर लिखा मैंने, सुपर इम्पोज ड्रेनेज नहीं भाई, आपको रिवर का नाम लिखना था, 0 नंबर मिल गया। देखिए तो कई बार हमें आते हुए भी हम ना वहाँ जल्दीबाजी में गलत सलत लिख के आते हैं। अब आज अगर मैं इसे बैठ के सोचूं तो मैं सोचूंगा कि मैंने कितना गलत आंसर लिखा, लेकिन वहां मेरे दिमाग में यही आया होगा मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया और 0 नंबर मिल गए। तो इस तरीके की गलतियां अवॉइड करनी है, थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन जल्दीबाजी में होता है, क्योंकि लास्ट लास्ट का समय रहा होगा, टाइम कम होगा, कॉपियां लेने लग गए होंगे, तो मैंने ये गलत सलत आंसर लिख दिया इसमें। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, उत्तराखंड में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाले 3 भ्रंशों के नाम लिखने। क्या है जो हमारे थ्रस्ट है उत्तराखंड के 3, जो माउंटेन रीजन को डिफरेंस करते हैं। देखिए 1 2 3 कौन सी माउंटेन को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 2 में से 2 नंबर, मतलब आपको केवल टू द पॉइंट आंसर ही लिखना है। 3 आपने थ्रस्ट लिखे, 3 माउंटेन जो अलग अलग करती है वो लिख दिए। इसी के बाद अगर देखिए उत्तराखंड का कौन सा भौतिक भाग अधिकतम वर्षा करता है। अब आप इसको देखिए ना, 10 शब्दों में केवल आंसर लिखा है और 2 में से 2 नंबर मिले हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, केवल आपको वो लिख देना है एक लाइन में, तो पूरे नंबर मिल गए। ऐसे ही देखिए उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी, काली और टोंस को पश्चिम से पूर्व को सही क्रम में लगाइए। क्या करना है हमें, वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम में लगाना है। अलकनंदा भागी, तो आपने क्या किया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये देखिए 8 शब्द भी नहीं हो रहे हैं पूरे, और 2 में से 2 नंबर मिले इसमें भी। तो ये क्या है, मैंने इस तरीके से हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग हमें एग्जाम में करनी है, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड मेंस जो हमारा एग्जाम है उसमें किस तरीके से अच्छा आंसर, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, कैसे हम आंसर राइटिंग से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, उस पर हमने डिस्कस किया। हमने उत्तराखंड मेंस की ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें हमने कोशिश करी समझने की कि कैसे हम अच्छे आंसर्स को लिखें। द फैक्ट इज ये है, अंत में ये बात है कि अगर आपको जितनी भी नॉलेज है, अगर आप उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, अपने पूरे पेपर में क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफिल कर पाए, अपने आंसर को और अट्रैक्टिव और अच्छा बना पाए, तो उससे हमारे क्या होते हैं कि मार्क्स बढ़ते हैं एग्जाम में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको दोबारा कहूंगा, अगर हर क्वेश्चन में 1 नंबर भी बढ़ेगा तो पूरे 7 पेपरों को आप लगाएंगे तो आपको 100 से ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। तो वो ना सिर्फ आपको सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, बल्कि मेरिट लिस्ट आने में भी, ऊपर रैंक अच्छी लाने में भी हेल्प करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाले वीडियो से आपको अच्छा आंसर्स कैसे लिखते हैं, अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करें, इसमें हेल्प मिली होगी। कुछ और अच्छी वीडियोस के लिए बने रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।